तो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो इन्वायरमेंट, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन यहाँ पर एग्रीकल्चर से भी हैं जो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे वीडियोस फ्रेंड्स यहाँ पर चैनल में अपलोड हैं आप उन्हें देखिए, एक बार देखिए जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, आयरन, बिल्कुल राइट आंसर है। आयरन जो है ये उपलब्ध नहीं होता है। अब थोड़ा यहाँ पर क्या होता है, आयरन उपलब्ध नहीं होता है, क्या होता है कि आयरन या लौह जो होता है फसलों को दिए जाने वाले रासायनिक पोषक उर्वरकों में ये उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, उत्पादकों या फसलों को इसकी अति सूक्ष्म मात्रा में ही आवश्यकता होती है, और जो कि कहाँ से मिल जाती है, उनको मृदा से ही प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न कहता है कि तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तो देखिए तने की जो परिधि होती है किसके कारण बढ़ती है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें, पार्श्व विभेजोतक, बिल्कुल राइट आंसर है पार्श्व विभेजोतक। तो क्या होता है कि तने की परिधि पार्श्व विभेजोतक के कारण बढ़ती है, और ये ऊतक तने की परिधि या मूल में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और ये ऊतक तने तथा जड़ में द्वितीयक वृद्धि करते हैं, जिससे तने व जड़ की चौड़ाई में वृद्धि होती है। और ये ऊतक फ्रेंड्स पूल ऊतक भी बनाते हैं, इन्हें द्वितीयक विभेजक भी फ्रेंड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आप कैम्बियम को ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पार्श्व विभेजक बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है देखिए, समसूत्री विभाजन के दौरान किस प्रावस्था में अंतःद्रवी जालिका तथा केंद्रिका अदृश्य होने लगते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, प्रारंभिक मध्यावस्था जो है, बिल्कुल राइट आंसर है प्रारंभिक मध्यावस्था, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए थोड़ा इस पर बात करते हैं। क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था के केंद्रक विभाजन सबसे लंबी अवस्था है। तो क्या है, अर्धसूत्री विभाजन में जो फ्रेंड्स पूर्वावस्था के केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है। प्रारंभिक प्रावस्था में केंद्रक कला और केंद्रिका विघटित होने लगती है, तथा फ्रेंड्स यहाँ तथा क्या होता है, कोशिका पंजर, गोल्जी तंत्र तथा अंतर्द्रवी जालिका अदृश्य ये हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी प्रारंभिक मध्यावस्था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र जलीवी अवायवी नाइट्रोजन स्त्री कारक हैं। तो देखिए आपको बताना कि स्वतंत्र जीवी अवायवी नाइट्रोजन स्त्री कारक कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एजेटोबैक्टर, बिल्कुल राइट आंसर है एजेटोबैक्टर। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए जो ये रोडोस्पाइरलम है, ये थोड़ा इसको देख लेते हैं। रोडोस्पाइरलम क्या होता है, एक स्वतंत्र जीवी अवायवी एवं नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु है। और अब इस पर बात करते हैं, बीजरिंकिया क्या होता है, ये भी क्या है फ्रेंड्स, बीजरिंकिया तथा एजेटोबैक्टर दोनों ही स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्त्रीकारक एवं वायवी सूक्ष्म जीव हैं। और यहाँ पर राइजोबियम हमारा बच गया। तो राइजोबियम क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है एक सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणु है। तो राइजोबियम ये स्त्रीकरण जीवाणु है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है एजोटोबैक्टर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है। देखिए डार्विन की जो फिंच है किसका अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें, संयोजी कड़ी का, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संयोजी कड़ी का। देखिए डार्विन की फिंच जो है, डार्विन की फिंच अनुकूली विकिरण का एक अच्छा उदाहरण फ्रेंड्स। यह फ्रेंड्स एक विकासी प्रक्रिया है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में किसी बिंदु से प्रारंभ होती है तथा आवास पर निर्भर नई जातियों को यह जन्म देती है। डार्विन की मुख्य फिंच दक्षिणी अमेरिका थी, जिनमें से कुछ गोलापैगोस द्वीप में ये उसकी ओर उड़ गए, और इनमें कुछ जो थी निश्चित विभिन्नताएं चयनित होने के कारण नई जातियां उत्पन्न हो गई। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, संयोजी कड़ी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पर आपको बताने के निम्नलिखित से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है। तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है, आपको फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी की बात करें, केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा।
क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा 85 का। देखिए क्या होता है, शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रसव कहलाती है, सभी को पता है। प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए फ्रेंड्स संकेत पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन संकेतों में फ्रेंड्स हल्के गर्भाशयी संकुचन सम्मिलित होते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। तो आपको इसको समझना है फ्रेंड्स, जहां तक मैंने समझाने की मुझे कोशिश की, मैंने आपको समझाया। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पादपों में लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए पादपों में जो वृद्धि होती है लंबाई में, तो वह किसके लिए, कौन इसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बने ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अंतर्वेशी विभेद्योतक, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अंतर्वेशी विभेद्योतक जो होते हैं पादपों में लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। ये पत्तियों के फ्रेंड्स आधार पर तथा टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये शीर्षस्थ विभेद्योतक ऊतक से उत्पन्न होते हैं। देखिए किससे बच्चों, ये अंतर्वेशी विभेद्योतक है, ये किससे उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं शीर्षस्थ विभेद्योतक से ये उत्पन्न होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो लंबाई बढ़ने के कारण शीर्षस्थ विभेद्योतक ऊतक से अलग हो जाते हैं। ये स्थायी ऊतकों के बीच बीच में फ्रेंड्स पाए जाते हैं और एवं पादपों की लंबाई में वृद्धि में ये फ्रेंड्स सहायक होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अंतर्वेशी विभेद्योतक क्या होता है, शीर्षस्थ विभेद्योतक से ही उत्पन्न होता है और लंबाई बढ़ने के साथ फ्रेंड्स ये अलग अलग हो जाते हैं, तो इसलिए ये अलग अलग होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मनुष्य की कॉर्पल्स होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स आरबीसीज, तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपको 87 का राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, आपको दिखा देता हूँ पहले क्या होता है। और पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है वे लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड वहन करती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है वे 99.5% ऑक्सीजन का स्थानांतरण करती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ये वे केवल 80% ऑक्सीजन का स्थानांतरण करती हैं तथा शेष 20% ऑक्सीजन रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में स्थानांतरित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है वे कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल भी वहन नहीं करती हैं। तो आपको बताने की मनुष्य की जो लाल रक्त कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए हमको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए क्या होता है कि लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसीज द्वारा होता है। यह परिवहन फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के कारण कार्बन मिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में एवं प्लाज्मा द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बैठते हैं क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए प्रश्न कहता है अन्न भंडारण में पीड़कों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो अन्न भंडारण में पीड़कों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 88 जो होगा, इसका जो 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छता, उत्पाद को अच्छी तरह और सुखाना, धूमन, ये फ्रेंड्स रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया उपाय होंगे। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि अनाज के समुचित भंडारण हेतु फ्रेंड्स पीड़कों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छ करना चाहिए, उसको उत्पाद को अच्छी तरह सुखाना चाहिए, धूमन आदि उपाय यहाँ किए जाते हैं ताकि इसको लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या था उसको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो आपको बताना कि निम्नलिखित से कौन सा जो जीन है, जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर है 89 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है आर बिल्कुल राइट आंसर है आर। देखिए क्या होता है कि आर जीन प्रारूप शुद्ध या स्वयंमुखी एवं प्रभावी गुण गोल मटर के बीजों को प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है। देखिए रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी पाई जाती है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी की बात करें 2 पाई जाती है। तो रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की कितनी संख्या पाई जाती है, 2 पाई जाती है, सभी को पता है। देखिए रंध्र पादपों की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रत्येक छिद्र में 2 अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार द्वारा, जो वृत्ताकार द्वार होते हैं, कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है।
कौन, ये स्टोमेटा जो अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रत्येक छिद्र जो होते हैं अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार इनका आकार होता है, किडनी शेप्ड होते हैं ये, और ये द्वार जैसी इनकी संरचना होती है और द्वार के तरह यहाँ पर खड़े रहते हैं और कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है। रक्षक कोशिकाएं जीवित तथा हरित लवक युक्त होती हैं फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए, और इनकी अंतः भित्ति मोटी होती है तथा बाकी भित्तियां पतली होती हैं। जैसे दूब घास, मक्का में द्वार कोशिकाएं एक डंबलाकार ये होती हैं, डंबल के आकार की होती हैं। किस किस में, मक्का और दूब घास में, आपको ये पता होनी चाहिए द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, एक डंबलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 90 का ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आता है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी की बात करें, प्रकाश संश्लेषण जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 91 का बी। देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल की CO2 का स्थिरीकरण होना और इसकी जगह ऑक्सीजन का मुक्त होना वायुमंडल की शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया फ्रेंड्स, जिससे प्रदूषण में कमी आती है। आपको ये पॉइंट भी डायरेक्टली याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है 91 का हमने पढ़ लिया, तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहाँ पर वो बिल्कुल राइट था। अब 92 यहाँ पर क्वेश्चन आता है। देखिए प्रश्न कहता है गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्राय गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 5वें माह में जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। देखिए फ्रेंड्स मनुष्य में गर्भ विकास के लगभग 20वें सप्ताह यानी कि 5 माह तक शरीर कर, बाल, लौह तथा पलकों के बाल इत्यादि का विकास होने लगता है और ये फिंगरप्रिंट भी विकसित हो जाते हैं। कब, 5 महीने जब हो जाते हैं तो फिंगरप्रिंट भी जो है विकसित हो जाते हैं। अंगुलियों के नाखून तथा पैर पर जो है पंजों के नाखून वृद्धि करने लगते हैं। हाथ की पकड़ जो होती है मजबूत हो जाती है। लगभग 16 से 20 सप्ताह यानी कि 4 से 5 माह के मध्य गर्भस्थ शिशु की प्रथम बार गति का भी अनुभव होता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने सभी यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या था उसको देखिएगा, गेहूं अथवा मक्का के दाने में उपास्थि स्कुलेटम अन्य एक बीजपत्री बीजों के किस भाग के समतुल्य होता है। गेहूं अथवा मक्का के दाने में उपस्थि स्कुलेटम अन्य एक बीजपत्री बीजों के किस भाग के समतुल्य होता है। तो देखिए 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बीजपत्र, बिल्कुल राइट आंसर है बीजपत्र। एक बीजपत्री गेहूं अथवा मक्का यानी कि जो पोएसी कुल का है ये स्कुलेटम को रूपांतरित बीजपत्र के समान माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक शहद उत्पन्न करने वाली मधुमक्खी कौन सी है। तो सर्वाधिक शहद उत्पन्न करने वाली मधुमक्खी आपको बताना फ्रेंड्स। 94 का आंसर आप बताइए, 94 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी की बात करें, एपिस डॉर्सेटा, ओपिस डॉर्सेटा बिल्कुल राइट आंसर है। ओपिस डॉर्सेटा जो है सर्वाधिक शहद उत्पन्न करने वाली मधुमक्खी है, एपिस डॉर्सेटा। देखिए एपिस डॉर्सेटा से जो है सर्वाधिक शहद प्राप्त होता है, यह चट्टानी मक्खी कहलाती है। आपको यह भी पता होना चाहिए रॉक बी कौन कहलाती है, रॉक बी भी यही कहलाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए रॉक बी कौन है, एपिस डॉर्सेटा कहलाती है। ये सबसे बड़ी मक्खी भी है, आपको ये पॉइंट भी डायरेक्टली याद रखने हैं। रॉक बी कौन सी कहलाती है, रॉक बी मछली जो है यही कहलाती है। रॉक बी मधुमक्खी कौन से, डॉर्सेटा कहलाती है, एपिस डॉर्सेटा। और ये चट्टानी मक्खी भी कहलाती है। आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया कि ये चट्टानी मक्खी है। और फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी मक्खी भी है, ये सर्वाधिक शहद उत्पन्न करती है, यानी कि उत्पाद के रूप में ये इसको बनाती है, सर्वाधिक शहद ये बनाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चट्टानी मक्खी कौन है, वो है एपिस डॉर्सेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हमारे तैयार हुए। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंतु त्रिस्तरीय होते हैं। तो आपको बताना कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंतु जो त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन बताना है। देखिए फ्रेंड्स 95 का जो ऑप्शन नंबर ए है चपटे कृमि, चपटे कृमि जो है ये त्रिस्तरीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर हम बात करें तो क्या होता है, चपटे कृमि होते हैं, इनकी चपटे कृमि किस में आते हैं, संघ किस में आते हैं, कौन से संघ में आते हैं, ये आते हैं फ्रेंड्स संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। कौन, चपटे कृमि किस में आते हैं, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। और त्रिस्तरीय जंतु हैं ये, इनमें देह वित्ती की कोशिकाएं 3 स्तरों से निर्मित होती है। और अगर आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल बताऊं, स्पंज, टीनोफोर तथा कोरल सभी द्विस्तरीय जंतु होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। स्पंज हो गया, टीनोफोर हो गया, कोरल हो गया, ये सभी क्या है, द्विस्तरीय जंतु हैं। और ये त्रिस्तरीय होते हैं। चपटे कृमि कौन से संघ में आते हैं, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आप देखिए क्वेश्चन किसे कहते हैं, यहाँ पर
प्रश्न जो क्या कहता है इसको देखिए, कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशयी युक्तियों से निर्युक्त होने वाले कॉपर आयन हैं। तो आपको बताना है कि कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशयी युक्तियों से निरुक्त होने वाला कॉपर आयन है। आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कॉपर प्रश्न का देखिए, पहला प्रश्न कहता है कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशयी युक्तियों से नियुक्त होने वाले कॉपर आयन कौन से हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं, ये इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं। देखिए थोड़ा इस पर अगर हम बात करें तो अंतरा गर्भाशयी युक्ति यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या आईयूडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी जो होता है, गर्भाशय को रोपण हेतु अनुपयुक्त बनाकर गर्भाधारण की संभावना को ये समाप्त करती है। यह एक छोटी सी युक्ति है फ्रेंड्स, जो तांबे, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील द्वारा निर्मित होती है। इसे किसी चिकित्सक द्वारा जो है गर्भाशय में प्रविष्ट कराकर उचित स्थान इसे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आता है, क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में पुष्प कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक पुष्पों का उत्पादन होता है। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में पुष्प कृषि के अंतर्गत जो है सबसे अधिक पुष्पों का अध्ययन यानी कि पुष्पों का उत्पादन होता है, कौन से यहाँ पर स्टेट है, वो कौन सा स्टेट है। तो देखिए 97 का अगर बात करें, तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जो है तमिलनाडु में पुष्प कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक पुष्पों का उत्पादन होता है, तो वो है तमिलनाडु। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा बात करें तो तमिलनाडु में पुष्प कृषि के अंतर्गत जो है सर्वाधिक मात्रा में पुष्पों का उत्पादन होता है, इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखिए पुष्पों का उत्पादन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो फ्लोरिकल्चर किससे कहते हैं, पुष्पों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। और इसके अंतर्गत जो है सुगंधित, चटकीले तथा आकर्षक रंगों के पुष्पों वाले पौधों की खेती की जाती है। इसमें गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, कमल आदि ये प्रमुख हैं। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं तो फ्लावर क्या होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लहसुन में तीखेपन किसके कारण होता है। देखिए लहसुन को अगर आप खाते हैं तो लहसुन में तीखापन होता है, तो किसके कारण यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो क्या कारण होता है उसका तीखापन होने का। देखिए 98 का अगर आप राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी है डाई एलिल डाइसल्फाइड। ये जो सल्फाइड होता है बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 98 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लहसुन में जो होता है फ्रेंड्स तीखापन जो होता है डाई एलिल डाइसल्फाइड के कारण होता है। यह एक फ्रेंड्स ऑर्गेनोसल्फर यौगिक है। क्या होता है, ऑर्गेनोसल्फर यौगिक होता है जो लहसुन व अन्य एलियम वंश के जो पादप होते हैं उनसे ये प्राप्त होता है। यह जल में फ्रेंड्स अघुलनशील और पीले रंग का ये तरल पदार्थ होता है। आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल की निकासी वाली उर्वरा मृदा, मध्यम तापमान और अधिक धूप की आवश्यकता रखती है। तो आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली उर्वरा मृदा, मध्यम तापमान और अधिक धूप की आवश्यकता रखती है। तो फ्रेंड्स आपको 99 का राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी मकई बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो यानी कि मकई जो है एकमात्र ऐसी फसल है, तो आपको यहाँ पर फसल बनाना था, मकई मतलब मक्का आप समझ सकते हैं। तो मकई एकमात्र ऐसी फसल है जिसे जल निकासी वाली उर्वरा मृदा, मध्यम तापमान और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। यह एक फ्रेंड्स एक बीजपत्री पादप होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो मक्का क्या है, एक बीज पत्री होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। आपको लग रहा होगा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं। हमें बताइए कि आपका कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे। तो देखिए क्वेश्चन का था लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस आधुनिक सिंचाई विधि से जल का संरक्षण होता है। तो किस आधुनिक सिंचाई विधि के द्वारा जल का संरक्षण होता है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी जो है स्प्रिंकलर सिंचाई जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है, ये सिंचाई की फ्रेंड्स एक आधुनिक विधि है। इसमें जो होता है जल मोटे पाइप तंत्र के माध्यम से सामान्य तौर पर पंपिंग द्वारा, अगर आप कहें तो पंपिंग द्वारा वितरित किया जाता है। इसमें इन मोटे पाइपों पर कुछ दूरी पर जो होते हैं ऊर्ध्व खड़े छोटे पाइप लगे होते हैं। इन पाइपों के शीर्ष पर फ्रेंड्स एक स्प्रिंकलर लगा होता है, जो कि फव्वारे के रूप में, जो कि फव्वारे के भांति खेत में दूर दूर तक ये चारों तरफ जल का निरंतर घूमते हुए छिड़काव करता है और इस विधि द्वारा इससे जल का संरक्षण होता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है मैंने आपको समझाया। तो प्लीज अगर आपको समझ आया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।